जब रिजल्ट आया तो उसमें एग्जैक्ट 691 मार्क्स थे एंड 372 ऑल इंडिया रैंक था। कि हम 4 बहनें हैं तो मेरे पेरेंट्स को बहुत सुनना पड़ता था कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करोगे। लास्ट डे तक मैंने मॉक टेस्ट दिया था, नीट के एक दिन पहले तक। अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखेंगे तो ही आपको नीट के दिन टाइम पे आप कर पाएंगे पेपर, वरना मतलब आपका पेपर छूट सकता है। क्योंकि लास्ट में मंथ में आप जितना कम पढ़ सकते हो, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज मत यूज़ करो। आप पढ़ते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब भी मैं टेस्ट देती थी मैं उसको 2 से 5 बजे के बीच में देती थी। 5 भाई बहनों के बीच पली बड़ी एक ट्रक ड्राइवर पिता की बेटी के लिए कितना महंगा होगा डॉक्टर बनने का सपना। कितना भारी होगा 4 साल तक इस सपने के बोझ को ढोना, जबकि लगातार 2 असफलताएं उस बोझ को और बढ़ाती जा रही हो। नमस्कार, मैं शिवानी सैनी आपके सामने हाजिर हूँ अपने गवर्नमेंट कॉलेज की जिद को पकड़े हुए अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी लेकर। अभी मैंने आपसे जिस सपने की बात की, अब भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ, जब मैं पॉइंट 0 पर थी और दिमाग में ये सवाल आता था कि कैसे होगा सब कुछ, मेरा मन काँप जाता था। पर मेरे मन में उस समय से लेकर आज तक एक ही लक्ष्य था कि कहते हैं ना, हर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी मेहनत और सक्सेस उस परिवार की किस्मत पलट देती है। बस मैं अपने परिवार का वही सदस्य बनना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने उस डर को कभी अपने लक्ष्य से बड़ा नहीं होने दिया। मैं हिंदी मीडियम की छात्रा थी और आरबीएसई बोर्ड में पढ़ती थी। मैंने अपनी 10th क्लास के अंदर 88% प्राप्त किए थे। मेरी सारी बड़ी बहनों के पास साइंस सब्जेक्ट था और मुझे बहुत इंटरेस्ट था वो पढ़ने में, इसलिए मैंने भी साइंस बायो लेने की सोची। पर सवाल ये आता है कि साइंस बायो अगर ली है तो उसके आगे क्या। मैंने बहुत सुना था, रिसर्च की थी कि साइंस बायो के अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है वो होती है डॉक्टर की। मैंने सोचा कि मैं भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ, बट उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है। और मैंने जितनी भी कोचिंग के बारे में सुना तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब मैंने डॉक्टर बनने के बारे में सोचा तो मैं कोटा जाना चाहती थी, लेकिन हमारी फैमिली की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोटा जाके पढ़ सकूं, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई फीस लगती है और वहाँ रहने का खर्चा हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। तो मैंने अजमेर में ही देखा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी फ़ीस कितनी है, बट अजमेर में ही उनकी फ़ीस भी 80,000 टू 1 लाख थी। उसके बाद मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई कोचिंग ले पाऊँगी, तो फिर मैंने सेल्सियस इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुना था उस टाइम पे, बट सारी कोचिंग की तरह मुझे लगा उसकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। बट मेरी बहन ने मुझे फिर भी बोला कि एक बार हम बात करते हैं, अगर तुझे बनना है तो एक बार ट्राई करते हैं कि अगर कुछ होता है तो हम देखेंगे। मैंने जाकर कोचिंग में बात की, तो विकास सर ने मुझसे बात की थी उस टाइम पे, और मतलब मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताई और सर ने मुझे बस एक ही बात बोली थी कि अगर आपके मन में जुनून है कुछ करने का तो आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, फ़ीस के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उसके नेक्स्ट डे से ही मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। वहाँ से मेरी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हो गई। मैंने 12th के साथ अपना पहला अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मैंने 536 मार्क्स प्राप्त किए थे। पर इस टाइम मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेरे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे मैं हिंदी मीडियम से थी और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सिलेबस में जो हमें इंग्लिश में ही याद करनी होती है। तो इंग्लिश हिंदी का कोऑर्डिनेशन मेरे से नहीं बन पा रहा था। प्लस मैं आरबीएसई बोर्ड से थी, हमें बोर्ड्स के लिए जो बुक्स पढ़नी पड़ती थी उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है एनसीईआरटी की बुक से। तो दोनों बुक्स को एक साथ पढ़ना बहुत हार्ड था। हमें स्कूल के बोर्ड्स के लिए अलग बुक्स पढ़नी पड़ती थी और नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग बुक्स पढ़नी पड़ती थी। तो इस कारण मेरी 12th की प्रिपरेशन के अंदर जब मैं बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रही थी तो मैं नीट की प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई और इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद मेरी फैमिली ने बोला कि एक बार और ट्राई करना, क्योंकि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी मुझे, तो इस बार मैं उनको सुधार सकती थी। तो जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश पे प्रॉब्लम आई थी तो इस बार मैं टोटल इंग्लिश में पढ़ती हूँ ताकि मुझे 2 सब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूज ना होना पड़े। मैंने अब फर्स्ट ड्रॉप जो किया था वो पूरा इंग्लिश में किया था, पर इसमें भी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैंने बचपन से लेकर 12th क्लास तक सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी। तो एकदम से पूरा कोर्स इंग्लिश में आना मेरे लिए ईज़ी नहीं था, उसको पढ़ना, समझना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन के साथ-साथ हिंदी में भी पढ़ना पड़ता था, तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होता था। बट मैंने धीरे-धीरे प्रैक्टिस की, क्योंकि करना तो था ही मुझे कुछ भी करके, भले कोई भी प्रॉब्लम सामने आए।
तो मैंने जो फर्स्ट ड्रॉप था वो पूरा इंग्लिश में किया था। मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप इंग्लिश में करने का फ़ैसला तो कर लिया था, पर मुझे अपने आप पे डाउट भी था कि जो मैंने बचपन से तैयारी हिंदी में की है और मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा एग्ज़ाम मैं इंग्लिश में देने जा रही हूँ, जो कि मैंने पढ़ी नहीं है वो लैंग्वेज स्टार्टिंग से। मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मुझे आगे करना ही था, इस बार नीट क्लियर करना ही था। तो मैंने बस कोशिश की और अपने आप को इम्प्रूव करती रही और मेरी प्रिपरेशन इस साल बहुत अच्छी भी जा रही थी। मतलब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट के अंदर और मतलब मैं श्योर थी कि इस साल मेरा नीट निकल जाएगा। बट फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के अंदर सारी कोचिंग्स बंद हो गई, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई एंड मेरी हैबिट थी, मैं हमेशा से लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती थी कोचिंग की। तो मेरे लिए घर पे पढ़ाई करना बहुत हार्ड था और घर पे पढ़ाई का माहौल भी नहीं था इतना, सेपरेट रूम नहीं था कि मैं उसमें अपनी स्टडी रूम बना सकूं जिसको। तो बहुत हार्ड हो गया था लॉकडाउन के अंदर प्रिपरेशन करना। फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन सोर्सेज़ के ज़रिए कंटिन्यू रखा। पर लॉकडाउन का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था और बहुत स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था सारे स्टूडेंट्स के अंदर कि एग्ज़ाम कब होना है, क्या होना है और जो मैंने पढ़ा था मैं उसको धीरे-धीरे भूलती जा रही थी और जो मतलब मैं जितने अच्छे से पढ़ाई करती थी, मैं उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी अब। उसके बाद आ गया वो एग्ज़ाम का दिन और इस बार मेरे 606 मार्क्स आए थे, जो कि ज़्यादा थे। मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इस बार तक इतनी इससे ऊपर कट ऑफ गई नहीं थी। तो मुझे लगा कि लेकिन जब रिज़ल्ट आया और मैंने अपना ऑल इंडिया रैंक देखा, तो वो इतना अच्छा नहीं था, पर मैं बॉर्डर लाइन पे थी। मुझे लग रहा था कि इस साल हो जाएगा मेरा और मैंने काउंसलिंग फ़िल की, बट फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं बहुत टूट गई थी क्योंकि मैंने इस साल बहुत मेहनत की थी अपनी प्रिपरेशन के लिए और मुझे लगा था कि इस साल मेरा सिलेक्शन पक्का है। पर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इस साल नहीं होता सिलेक्शन तो मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से सब कुछ पढ़ सकूँ इतने टाइम के लिए जो मैंने 3 साल से पढ़ा है। और मैंने सोचा था कि अगर मेरा लास्ट राउंड तक होता है तो ठीक है, वरना मैं बीडीएस कर लूँगी या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लूँगी। पर मैंने क्विट कर दिया था बिल्कुल कि मुझे अब नीट नहीं करना। तो लास्ट राउंड तक मैंने वेट किया एंड रिज़ल्ट आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने अपना बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट कर दिया था और मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मुझे कोई और कोर्स करना है, बट मेरे मन में फिर भी एक जगह था कि मैंने जो 3 साल की मेहनत की है, वो मैं सारी वेस्ट कर दूँगी अगर मैंने एक लास्ट अटेम्प्ट और नहीं दिया तो। और मेरा जो सपना है, अगर मैंने उसको पूरा नहीं किया तो मैं अपनी पूरी लाइफ़ में रिग्रेट करूँगी। और मेरी जो फैमिली है, मेरे जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया क्योंकि मैं ओनली 6 मार्क्स से रही थी। उस साल जो कट ऑफ था वो 612 था और मेरे 606 मार्क्स थे। तो बहुत समझाने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक लास्ट अटेम्प्ट देना चाहिए, लेकिन ये अटेम्प्ट वो होगा जब मैं अपना सिलेक्शन श्योर करूँगी और इस साल मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो दिसंबर में मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की और अब मेरे पास सिर्फ 6 महीने थे प्रिपरेशन के लिए। मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की, तो मेरे मन में बस यही था कि मुझे जितना आता है, जो आता है, मुझे उसे रिवाइज़ करना है और इस साल एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर ही दिखाना है। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे पास 6 महीने हैं, उनमें से 2 महीने में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी और बाकी के 4 महीने में मैं सिर्फ रिवीज़न करूँगी और फुल सिलेबस टेस्ट दूँगी। तो मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को जॉइन किया, जिसमें चैप्टर वाइज़ टेस्ट थे। उससे मैंने लगभग 2 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट दिए, रिवीज़न किया। तो जो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, उसमें मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और मैं श्योर थी कि इस बार मैं सेलेक्ट होकर रहूँगी। मैंने जब लास्ट अटेम्प्ट में प्रिपरेशन की, तो मैंने सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि अपने सारे रिसोर्सेज़ को बहुत कम रखना है। वो ज़्यादा पढ़ने से हमें ज़्यादा नहीं आएगा, बल्कि जो हमें जो आना चाहिए हम वो भी भूल जाएँगे। तो मैंने अपने रिसोर्सेज़ सेलेक्ट किए पहले कि मुझे किस रिसोर्स को यूज़ लेना है। लाइक बायोलॉजी के अंदर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी फ़ॉलो करती थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करती थी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करती थी। केमिस्ट्री के अंदर भी मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती थी और फिज़िकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करती थी। और फिज़िक्स के अंदर मैंने डीसी पांडे सॉल्व की थी
और मैंने उस एक ही बुक को पूरे साल सॉल्व किया है। मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में भी उसी को सॉल्व किया था, क्योंकि एक ही चीज़ को आप जब बार बार रिवाइज करते हो तो वो आपको अच्छे से आती है। लेकिन आपने 2-3 बुक एक एक बार की है तो आपको उनमें से एक भी याद नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने रिसोर्सेज कम रखो और उनको बार बार रिवाइज करो, ताकि एटलीस्ट आपको उतना बहुत अच्छे से आए जितना आपने पढ़ा है। तो मैंने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी। उसके बाद जब लास्ट मंथ बचा नीट के लिए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना था, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ चुकी थी। मैंने उस लास्ट मंथ में हर दिन एक मॉक टेस्ट दिया था। मैं हर दिन एक फुल सिलेबस टेस्ट देती थी और मैंने कभी भी फुल सिलेबस टेस्ट देना नहीं छोड़ा। मैं लास्ट डे तक मैंने मॉक टेस्ट दिया था, नीट के एक दिन पहले तक। तो जब भी मैं टेस्ट देती थी, मैं उसको 2 से 5 बजे के बीच में देती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा नीट का एग्ज़ाम 2 से 5 के बीच होता है। और अगर आप हर दिन 2 से 5 के बीच जो करेंगे, आपकी हैबिट हो जाएगी कि आप वही उस दिन करेंगे। अगर 2 से 5 के बीच आप सो रहे हैं तो आपको उस दिन भी नींद आएगी। तो 2 से 5 के बीच में हमेशा एग्ज़ाम देती थी, ताकि उस टाइम ड्यूरेशन के लिए मेरा दिमाग एक्टिव रहे और मैं उस दिन जाकर 2 से 5 के बीच ही एग्ज़ाम सॉल्व कर सकूँ। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है, पर हमें पता है कि हमें 3 घंटे मिलते नहीं हैं। आधा घंटा लगभग हमारा वेस्ट हो जाता है अटेंडेंस देने में, सिग्नेचर करने में, डिटेल्स भरने में। तो हमेशा आप जब भी टेस्ट करें तो उसे 3 घंटे में पूरा करने की ना सोचें। उसे आप 2 एंड हाफ आवर के अंदर कंप्लीट करें। एंड मैं जब करती थी टेस्ट तो मैंने स्टार्टिंग में 2 एंड हाफ आवर के अंदर करना स्टार्ट किया था, एंड लास्ट में जाते-जाते मैंने अपनी स्पीड इतनी इम्प्रूव कर ली कि मैं 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लेती थी टेस्ट। अगर आप ये स्ट्रैटेजी रखेंगे तो ही आपको नीट के दिन टाइम पे आप कर पाएँगे पेपर, वरना मतलब आपका पेपर छूट सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाते हुए मैंने लास्ट के 1 मंथ के अंदर फुल रिवीजन किया था, फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे और सिर्फ एनसीईआरटी को बार-बार रीड किया था, क्योंकि लास्ट में मंथ में आप जितना कम पढ़ सकते हो, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज मत यूज़ करो, ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस मत पढ़ो, जितना नीट के लिए इम्पोर्टेंट है वो पढ़ो। तो मैंने उतना ही रिवाइज़ किया था। तो 1 हफ्ते पहले तक मैंने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया था एंड लास्ट के 1 वीक के अंदर मैंने फाइनल रिवीजन स्टार्ट किया था कि बस ये लास्ट बार सारा टॉपिक को रिवाइज़ करना है, उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे रिवीजन करते हुए मैंने नीट के 2 दिन पहले तक सब कुछ पढ़ लिया था और मैंने नीट के 2 दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ एग्ज़ाम दिए थे, वो भी ओनली प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने उस 2 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। फिर मैं नीट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थी और सबसे बड़ी बात, टेस्ट से पहले आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ऐसी है, तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे पूछने से, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपके साथ है। आप वही करेंगे जो आपको आता है। तो कुछ दिन पहले किसी से पूछ कर, किसी की प्रिपरेशन के बारे में जानकर आप अपना मोटिवेशन कम मत करो। आपने जो पढ़ा है वो इनफ है और आप उसी से नीट क्लियर कर सकते हो। बस ये सोचकर आपको सेंटर पे जाना चाहिए। तो फिर जब नीट वाला दिन था, तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से अच्छी थी और मैं यही सोचकर गई थी कि अब मेरा सिलेक्शन होने वाला है बस। तो जब मैं गई तो मुझे एंग्ज़ायटी वगैरह नहीं थी इतनी, क्योंकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैं बहुत यूज़्ड टू हो चुकी थी इसके लिए। तो जब मैं गई तो मैं बहुत रिलैक्स थी, एग्ज़ाम सेंटर में मैं जाकर बैठी और मैंने बहुत अच्छे से पेपर किया। मुझे पता चल गया था करते टाइम कि इस बार हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, पक्का है। हालाँकि मैंने मार्क्स के बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मुझे सिलेक्शन के लिए श्योरिटी थी कि मेरा हो जाएगा। फिर जब मैं घर पे आई तो शाम तक आंसर की आ जाती है। मैंने अपने मार्क्स चेक किए एंड मुझे उस टाइम बिलीव नहीं हुआ कि मेरे 691 मार्क्स आ रहे थे सच में। अ, और क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी फ़ेल हो चुकी थी, तो मैं अभी सबको बताना भी नहीं चाहती थी कि मेरे 691 मार्क्स आ रहे हैं। मैं चाहती थी कि एक बार रिज़ल्ट के अंदर मैं देख लूँ कि मेरे 691 मार्क्स आ गए हैं, मैं तभी सबको बताऊँगी वो बात। तो खुशी तो बहुत थी मुझे, मैंने अपने घरवालों को भी बता दिया था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैंने उनको मार्क्स भी नहीं बताए थे। तो उस दिन के बाद जब रिज़ल्ट वाला दिन आया, रिज़ल्ट वाले दिन शाम को सबको ईमेल आना स्टार्ट हो गए थे उनके रिज़ल्ट के लिए। तो मेरे को अपना जब रिज़ल्ट आया तो उसमें एग्ज़ैक्ट 691 मार्क्स थे एंड 372 ऑल इंडिया रैंक था।
तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने फिर अपनी पूरी फैमिली को बता दिया कि फाइनली मेरा 372 रैंक आ गया है और ओनली मेरा सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, मुझे कोई अच्छा कॉलेज ही मिलेगा। तो उसके बाद घर में तो सब लोग बहुत खुश थे। मेरी मेरी मम्मी के खुशी के आँसू निकल गए क्योंकि मैं 2 बार फ़ेल हो चुकी थी और उन्होंने देखा था कि मैंने 2 साल कितनी मेहनत की है। तो जब थर्ड अटेम्प्ट में मैं पास हुई तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को हुई थी। तो शाम को जब मैं रिज़ल्ट आया मेरा तो कोचिंग से फ़ोन आया था मुझे, वहाँ पे मुझे बुलाया गया और जब मैंने अभिमन्यु सर को और सबको बताया कि मेरा ये रिज़ल्ट आया है क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था, एक्चुअली वो निकाल चुके थे मेरा रिज़ल्ट। तो सब लोग बहुत खुश थे उस टाइम और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना रिज़ल्ट दिया, लेकिन उन टीचर्स को जिनको मेरे पे भरोसा था कि मैं एक दिन कर दूँगी ये, तो मैंने उनको ये रिज़ल्ट दे दिया फाइनली। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं थी। तो सारे टीचर्स ने मुझे बहुत शाबाशी दी, वहाँ सेलिब्रेशन हुआ, केक कट किया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ़ का क्योंकि वो सबसे अच्छा दिन था आई थिंक। तो रिज़ल्ट के बाद फिर सारी जगह से मुझे बधाइयाँ मिलने लगी, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। जो रिश्तेदार पहले बोलते थे कि कितना पढ़ाओगे लड़कियों को, क्या करेगी पढ़ के, एक दिन ससुराल चली जाएगी। तो फिर उनकी भी सोच बदल गई हमारा रिज़ल्ट देखकर। मेरी मम्मी हमेशा से बोलती थी कि इन लोगों को जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनको कुछ करके दिखाओ कि ये अगली बार से हमें कुछ बोले ना। तो जो पहले बोलते थे मेरे पेरेंट्स को हमेशा, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत सुनना पड़ता था कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करोगे? लेकिन जब हमारा रिज़ल्ट आ गया, आज हम इस मुकाम पर हैं, उसके बाद वही हमें फ़ोन करके हमसे गाइडेंस माँगते हैं अपने बच्चों के लिए और हमारी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। तो वो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम हमारे रिलेटिव्स को जवाब दे सके जो वो बोलते थे उनके बारे में और फिर उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल सकते अब। ये जो मैंने बताई वो मेरी कहानी थी और मेरी स्ट्रैटेजी थी। आपकी कहानी कुछ और हो सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और हो सकती है। बट मेरी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? मेरी स्ट्रैटेजी का कौन-सा पार्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है? आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी मैं अपनी बात मेरे प्रिय कवि कुँवर नारायण की 2 पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगी। कोई दुःख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम और मुझे पता है आप इस साल करके ही आएँगे।